तो बीजेपी अध्यक्ष के एक बयान के बाद अब बयानों का दौर चल पड़ा है। इधर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी इच्छा जताई है। पार्टी का कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव में मिली जीत के मुताबिक सबसे ज्यादा सीट 105 सीट बीजेपी को, 96 सीट जेडीयू को, जबकि बाकी बची 42 सीटें एलजेपी को मिलनी चाहिए। 102 और 96 और हमारा 42, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 240 सीट हो रहा है। और चूंकि जेडीयू का मुख्यमंत्री बनते हैं इसलिए उनको 3 सीट कम मिलकर भाजपा को 3 सीट ज्यादा मिलना चाहिए, यानी हमारे हिसाब से 105 सीट भाजपा को मिलनी चाहिए, सब चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद जेडीयू के चूंकि मुख्यमंत्री बनते हैं इसलिए उनको 3 सीट कम मिलना चाहिए। एलजेपी के 42 सीटों के डिमांड पर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। संजय टाइगर ने कहा कि पार्टियां अपनी डिमांड करती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सीटों का फैसला तो जो एनडीए का नेतृत्व है वो करेगा, लेकिन एनडीए का टिकट यानी विक्ट्री टिकट, विधानसभा जाने की गारंटी तो स्वाभाविक है। सभी घटक दल चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट उनके झोली में आए, ये एक स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब एक साथ बैठेंगे तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है बिहार का विकास और उसी के लिए एक साथ आए हैं। तो बिहार में विकास की जो गति है वो बाधित नहीं हो, इसके लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। इसको सब लोग महसूस कर रहे हैं और कोई बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेगा, कोई सीट के लिए न गठबंधन को कमजोर करेगा और न बिहार के विकास को बाधित करेगा। तो लोक जनशक्ति पार्टी में थोड़ी बेचैनी जरूर नजर आ रही है कि सीटों का बंटवारा हो जाए, फैसला हो जाए, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी गठबंधन में सब ठीक ठाक होने का दावा किया। एलजेपी की तल्खी की खबरों को उन्होंने नकार दिया, साथ ही आरजेडी पर हमला बोला। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। अशोक जी, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और जो उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय पर ही चुनाव होगा। इस बीच में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं लगातार वर्चुअल रैली कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच में जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी, जेडीयू और लोजपा को मिलकर चुनाव लड़ना होगा, मिलकर चुनाव लड़ना है। नहीं, ठीक है, हमारा तो गठबंधन है ही है, लोजपा, जेडीयू और बीजेपी का, तो कोई नई बात तो नहीं है, ये तो पुरानी बात है। लेकिन इस बीच में जो लोजपा की तरफ से तल्खी देखी जा रही थी, इस बीच में जेपी नड्डा के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल हो गया? नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक है। देखिए, बयान हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई इश्यूज़ है गठबंधन में, क्योंकि हम लोगों ने भी पहले भी गठबंधन किया, तो वैसी परिस्थिति में जो अपनी बात है वो अपने उचित फोरम पर रखिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर सब लोग जो है वो कंसिडर्ड लोग हैं। ये नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जैसा यहाँ पर नेतृत्व है कि भाई आपको लटका के रखेंगे, कमिटमेंट करेंगे, कुछ लटका के रखेंगे, लास्ट तक उसको कहेंगे इतना में करना है तो करिए, नहीं तो हम चले। लोजपा कुछ इश्यूज़ पर अपनी बात कह रही थी, तो लोजपा को भी लेकिन लोजपा ने कभी नहीं कहा कि हाँ हम गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, कभी नहीं कहा कि हम गठबंधन से बाहर जा रहे हैं। लोजपा ने कहा कि ये इश्यूज़ है, वो सब इश्यूज़ है, ठीक है, एड्रेस करेंगे वो सब इश्यूज़ को भी, जो भी है पार्टनर्स का जो इश्यूज़ है उसको भी। माननीय मुख्यमंत्री सबकी बातों को सुनते हैं और सबकी बातों को समय पर उसका निराकरण भी करते हैं। कहीं यह नहीं है कि कोई नीतीश जी की वर्किंग, क्योंकि हम खुद 2015 में कांग्रेस जैसी पार्टी के अध्यक्ष थे और नीतीश जी ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी को कंसिडर किया, जबकि जो अलायंस पार्टनर थे जिसके साथ कांग्रेस का लंबा अलायंस था, लंबा पुराना एसोसिएशन था, वो किस तरह से कांग्रेस को ट्रीट कर रहा था और नीतीश जी ने किस तरह से ट्रीट किया, ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और आज जो कांग्रेस 27 सीट पर है वो नीतीश जी का देन है। लालू यादव तो 5-10 सीट पर कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को कि भाई खत्म करिए, क्या है, जरूरत नहीं है, बहुत है, 4 विधायक है, 8 लड़ लेगा, 16 लड़ लेगा, 20 बहुत है। तो नीतीश जी ने कंसीडर किया कि नहीं, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसका अपना से होना चाहिए, और उन्होंने हम लोगों को 41 सीट दिया। तो इसका मतलब सर कि नीतीश जी लोजपा को लेके भी थोड़ा नर्म रुख रख सकते हैं? नहीं, हम कोई सख्त रुख है ही नहीं। सख्त रुख कहाँ है? किसने कहा, कोई कहा ऐसा बात की जिसमें कि तल्खी है या कुछ है? देखिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया और बड़ा संकेत दिया है कि तल्खी वाली जो बात लगातार आ रही थी लोजपा की तरफ से, शायद वो नहीं है, और अंदर खाने की बात शायद ये आ रही है कि लोजपा, जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है और बहुत जल्द तस्वीर साफ भी हो जाएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
तो अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि किसी तरह की तलखी नहीं है एनडीए में, लोजपा भी ठीक है, लेकिन देखना यही होगा कि 42 सीटों की जो डिमांड है उसे पूरा किया जाता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हैं। घटना बेउर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक 6 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और इसमें कार्बाइन का भी इस्तेमाल किया गया। राजधानी पटना के बेउर इलाके में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक साथ 4 लोगों को गोली मारी गई है। यही प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है जिसमें घुसकर अपराधियों ने गोली मारी है। और इस घटना के बाद मौके पर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा पहुंच गए हैं। उनके साथ पटना के सिटी एसपी वेस्ट अशोक मिश्रा हैं, फुलवारी डीएसपी संजय पांडे हैं। तमाम लोग जो हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो जानकारी सामने आई है 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक राजेश नामक शख्स हैं, उनकी डेथ हो गई है। 4 लोगों को गोली लगी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और बाकी तीनों इलाजरत हैं। और डॉक्टर से हमारी बात हुई, ट्रीटमेंट चल रहा है और कंडीशन अभी स्टेबल है। होपफुली अच्छी खबर रहनी चाहिए उन लोगों के संबंध में। इस घटना को हम लोग देखने से एक बैकग्राउंड भी है जो कि आप लोगों की पिछली घटनाओं के क्रम से जो आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों को जानकारी रही होगी। हर एंगल से पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। कुल 6 अपराधी आए थे। हाँ, कार्बाइन एक है, अब वो ओरिजिनल कार्बाइन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कार्बाइन, ये बनावटी कार्बाइन है और डिपेंड करता है, लेकिन उसका जो खाली केस मिला है हम लोगों को उससे लग रहा है कि वो कार्बाइन है। कुछ पुरानी वारदात जो है उससे भी इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ कर देखा जाए तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले का उद्भेदन करना पटना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि पुलिस को बहुत कुछ क्लू मिल चुका है। देखना होगा पुलिस कब तक इस पूरे मामले का उद्भेदन कर पाती है। सहयोगी अमरजीत और कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, बेउर, पटना। वहीं बेतिया में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपराधियों ने धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या की और शव को 4 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया की है। मृतक के परिजनों ने हत्या में शहर के एक बड़े कारोबारी का हाथ होने की आशंका जताई है। कारोबारी के साथ पीड़ित परिवार का जमीन का विवाद चल रहा है। परिजनों को शव के पास से एक धमकी भरा पत्र भी मिला है, जिसमें विवादित जमीन को छोड़ देने की धमकी दी गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अब्दुल खालिद हुसैन कल शाम अपने घर से निकला था और रात तक वापस नहीं लौटा। इस बीच सुबह खालिद के पिता को पता चला कि इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस को एक सिरकटी लाश मिली, जिसके बाद परिजन मौके पर जब पहुंचे तो एक धमकी भरा पत्र भी मिला, जिसमें जमीन छोड़ने की धमकी दी गई थी। मृत युवक के पिता ने बताया कि धमकी में उनके और उनके बड़े बेटे की हत्या की भी धमकी पत्र के जरिए दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीपीओ सदर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, लेकिन लोग खासे आक्रोशित नजर आ रहे हैं इस घटना के बाद से। हाथ धोकर गया, खाना खाकर निकला तो उसके बाद से फिर नहीं आया। हम इंतजार करते रहे रात भर कि भाई नहीं आया। उसके बाद मोबाइल भी नहीं है, नहीं आया। सुबह उठे हैं तो हमको ये चिट्ठी मिला है जो हमारे हाथ में है ना, फोटो लीजिएगा, है ना। तो चिट्ठी मिला है, इसमें जो बात लिखा हुआ है कि तुम्हारे लड़के का हत्या हो गया। इसमें लिखा हुआ है तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी, सालिया खातून हमारी बीबी का नाम था, उसके माँ की हत्या हुई थी, तुम्हारे बच्चे का हत्या हो गया और तुम और तुम्हारा बड़ा लड़का अब लाइन पर हो। अगर केस नहीं उठाते हो और ज़मीन नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारे अब इसके बाद तुम लोगों का इसी तरह का मरना तुम्हारा भी होगा। उधर कैमूर पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है और एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां से रुपए गिनने की एक मशीन भी बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि यूपी सीमा पर कर्मनासा में शराब और गांजे के साथ एक तस्कर को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ के बाद छापेमारी की गई। जब्त गांजा की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। जो पकड़ाया व्यक्ति था उससे पूछताछ किया गया तो वो बताया कि फलाना आदमी का है। और हम पहले तो कई जगह झूठ बोला कि मोहनिया से लाया है, कहाँ से लाया है। फिर जब काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि भभुआ से लाया है। उसके बाद लाया गया तो बोला कि हमको एक मालकिन नाम की औरत ला करके रोड पे दी थी। फिर हम लोग मालकिन का सत्यापन किए तो मालकिन नाम की एक महिला पकड़ा गया, उसका बेटे को पकड़ा गया। जब काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई है तो उसके घर के तहखाने से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अभी नाप की जा रही है। नोट गिनने का मशीन भी बरामद हुआ है, बहुत सारा चीज़ हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी छापामारी जारी है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेवा नियमित करने समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर गए एनआरएचएम कर्मचारियों ने राज्य स्वास्थ्य समिति के ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर, डीसीएम, बीसीएम और अकाउंटेंट ने स्वास्थ्य व्यवस्था ठप कर दी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। हड़ताल पर आज से हैं सरकार 17 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के एनएचएम कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर गहरा असर पड़ने लगा है। इस वक्त जो भी कर्मी हैं तमाम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय पहुंच गए। अधिकारियों से लगातार गुहार कर रहे हैं, साथ ही नारेबाजी भी कर रहे हैं। हम सीधे बात करें कि आखिर हड़ताल के बाद क्या लग रहा है कि कोरोना काल में जो मरीज है उनका इलाज कैसे हो सकेगा। हम लोगों की लंबी मांग को लेकर के सरकार अभी तक नहीं गंभीर नहीं था। बताइए कि हड़ताल पर चले गए हैं, क्या लग रहा है कि अस्पताल अब कैसे चलेगा। जी हम लोग एनएचएम कर्मी जितने लोग हैं रात दिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रात दिन इस महामारी में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें ड्यूटी में भी हमारी सरकार कोई बात नहीं सुनी। 23 जुलाई को हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था मंत्री महोदय ने कि हाँ हम आपकी मांगें पूरी कर लेंगे, लेकिन एक भी मांग, अपनी जान हम लोग गंवा देते हैं, इतनी मुश्किलों में काम करते हैं। रात दिन एनएचएम कर्मी लगे हुए हैं, बिल्कुल इन्हीं के ऊपर पूरा ये पेंडेमिक जो है आश्वासन मिला। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, अधिकारियों से मुलाकात हुई आप लोग? जी हम लोग उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर में कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी मांगे नहीं पूरी की। हम लोग अपनी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कैसर जहां है। बिल्कुल देख सकते हैं इस वक्त आपकी तमाम जो एनएचएम कर्मी है वो किस तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय है ये, और 17 सूत्री मांगे हैं। मुख्य रूप से सेवा नियमित करने की मांग है। सरकार पर वादा खिलाफी का ये लोग आरोप लगा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।